ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 7 के पीछे देखो अगर मैं 8 से गुणा कर दूंगा, 7 8 56 बनना है। देखो अब देखो 8 से गुणा कर देख लो, 8 7 56, 5 बचा, 8 5 40 और 5 45, 4 बचा, 8 8 और 4 12, पूरा पूरा कट रहा है 8 बार। ये कितनी बार कटा, 8 बार। तो x की ये हमारी द्वैधा समीकरण है, इससे क्या करेंगे तुलना। तो a का मान कितना आया 1, देखो a की जगह पे कौन है यहाँ पे 1, b की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है, ध्यान देखो b की जगह पे कौन है -7 और c की जगह पे कौन है, देखो ध्यान से c की जगह पे कौन है 12, तो 12 लिख देंगे। यानी a b c तीनों का मान पता है, इसमें रख देंगे हम। तो अल्फा प्लस, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्याम, राधे राधे। स्वागत है आपका मैथ साइंस अड्डा विद कुलदीप यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हमारी सीरीज चल रही है 50 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैथ 50 बेस्ट जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो सीरीज चल रही है। और इस सीरीज का हमारा आज छठा पार्ट है। और इस वीडियो में हम 5 बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल जो आपके बोर्ड्स परीक्षाओं में आएंगे ही आएंगे वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। समझे, मतलब ये 300 एक चाल से, वह पहले एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी गई, ठीक है। अब उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक हो गई, तब वह 1 घंटा कम समय ले रही है। ठीक है, समझते हैं इसको। यहाँ पे लिख ले रहे हैं पहले वाली चाल में निकाल ली, उन्होंने बोला रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की चाल x है, ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x है, माना रेलगाड़ी चाल x है, तब 360 किलोमीटर जाने में लगा समय। ठीक है, तब 360 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय कैसे निकलेगा पहले इसको समझ लेते हैं। तुम्हें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कोई भी चाल होगी उसके लिए सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब मुझे अगर समय निकालना है तो तुम क्या करोगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर आ गया, चाल नीचे आ गई, दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब हमारे पास दूरी है ही और चाल है ही, तो समय क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी थी x, यानी ये समय लग रहा था उसको पहले। अब उन्होंने बोला अगर 5 किलोमीटर चाल अधिक होती तो 1 घंटा कम समय लगता। तो यहां पे लिख ले रहे हैं यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अधिक होती तब चाल, तब समय, सॉरी, तब समय 5 किलोमीटर चाल अधिक होती तब समय कितना लगता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा, दूरी कितनी 360, लेकिन इस बार चाल कितनी है 5 अधिक हो गई है पहले से, तो x पहले थी 5 अधिक हो गई, यानी इतना समय लगेगा। और उन्होंने बोला है कि अगर इस चाल से जाओगे तुम 5 अधिक करके तो 1 घंटा कम समय लगेगा। बस सवाल हो गया, ध्यान देखो। प्रश्न अनुसार उन्होंने बोला है कि इस चाल से जाओगे तब समय लगेगा 1, और इस चाल से जाओगे तब 1 घंटा कम समय लगेगा। मतलब इस समय में और इस समय में 1 घंटे का अंतर है, तो मैं लिख दूंगा इसमें अधिक लग रहा था तो 360 बटे x, इसमें अधिक लग रहा था क्योंकि ये चाल कम थी, इसमें कम समय लगेगा क्योंकि 5 चाल बढ़ गई है तो समय कम लगेगा। चाल ज्यादा करोगे तो समय कम लगेगा नहीं लगेगा, तो 5 चाल बढ़ गई तो समय कम लगेगा। तो इस वाले समय में से इस वाले समय को घटा दो, 360 बटे x प्लस 5, कितने का अंतर है 1 का। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा हमारा और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान देना, इन दोनों का लासा लेंगे, इधर कर लेना इसको, ध्यान देखो x और x प्लस 5 का लासा कितना जाएगा, x और x प्लस 5, और इनकी हो जाएगी कैची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 360 की गुणा x प्लस 5 में कर दो, तो 360 x प्लस 360 गुणा 5 में कितना हो जाएगा 1800, माइनस x गुणा 360 में 360 x बराबर क्या है 1। ठीक है, अब देखो 360 से 360 कट गया, ठीक है, अब देखो 1800 बचा इधर इस तरफ ऊपर, बराबर
ये गुणा होकर उधर पहुंच जाएगा 1 के पास, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1800 उसके पास जाएगा तो माइनस के 1800 बराबर क्या बचा 0। जब इधर उठ के आ गया तो इधर 0 तो बचेगा, तो वही लिख दिया है। इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 5 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे या घटाने पे 5 है और गुणा करने पे 1800। तो ऐसे दो नंबर दो, इसके फैक्टर निकालना भी बता देता हूँ, ध्यान समझना कैसे निकालते हैं। मैं 1800 को तोड़ दूंगा। देखो ये तो बेसिक सी बातें हैं, 6-7 क्लास की हैं, तभी बता देता हूँ। 2 ने 18, डबल 0, फिर 2 से काटूंगा 450, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21 और 3 पंजे 15 और 3 से काटेंगे 25 बार, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 5। अब यहाँ पे हमें दो ऐसे नंबर्स का युग्म बनाना है जिनका अंतर 5 हो, क्यों गुणा करके तो 1800 आएगा ही। तो ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, और 8 गुणा कर दो 5 में तो कितना हो गया 40, 8 पंजे 40, 5 या 15 और 15 या 45, इधर कितना आया 40 और इधर कितना आया 45। तो देखो 45 और 40 का अंतर कितना 5 हो गया, नहीं हो गया। यही हमें जरूरत थी कि दो संख्या ऐसी बताओ जिनका अंतर 5 हो और गुणा करके 1800 आए, क्योंकि फैक्टर करें हमने तो गुणा तो 1800 आएगी आएगी। ठीक है, देखो हो गया सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिख लेंगे हम 45x माइनस 40x। 45 में से 40 गया 5x बचेगा और गुणा करके 1800 आएगा ही, माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 माइनस के इधर से क्या आएगा 40 कॉमन, 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 40 कॉमन लूंगा, इधर भी 45 बचेगा बराबर 0। अब ध्यान देखना फैक्टर क्या आ गए x प्लस 45 दो बार है तो x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0। इसको 0 से तुलना कर देंगे तो मेरा x का मान 1 मिला माइनस 45, और इसको जब कंपेयर करेंगे तो x बराबर 40। अच्छा एक बात बताओ, x क्या है, x हमारी चाल है। कभी चाल क्या ऋणात्मक हो सकती है, नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। चाल हमेशा धनात्मक होती है, यानी हमारी चाल कितनी आ गई x बराबर 40, यानी आंसर कितना हो गया, चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कितना आसान सवाल था नहीं था, सब कुछ बता दिया मैंने। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, समझ में ना आए तो दोबारा एक बार शुरू से वीडियो लगा के देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बोले ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, सवाल आसान सा है। सवाल में बोला है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग, दो अंकों की कोई संख्या है, उनके अंकों का योग कितना है 12। अंकों का अगर स्थान बदल दें तो प्राप्त संख्या दी गई जो संख्या थी उससे 18 अधिक हो जाएगी। संख्या ज्ञात करो। देखो ये सवाल करने का ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले उसको समझ लो। यहाँ पे मैं रफ काम कर रहा हूँ, इसको समझना ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या 36 है मान लो, तो तुम 36 है, अगर मैं कहूंगा इन दोनों अंकों का योग कितना है तो तुम कह दो सर 3 और 6 9। ये तो हो गया अंकों का योग। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, बीजगणितीय रूप क्या देंगे इसको हम, तो इसको तुम यही लिखो, ये दहाई का अंक है, इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक ऐसे ही, और दहाई का अंक क्या होता है 30, 10 की गुणा तो है दहाई के अंक में, सैकड़ा होता है तो 100 की गुणा, यानी इसको मैं 30 प्लस 6 लिख सकता हूं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे ध्यान देखना, माना सवाल बोला है कि दो अंकों का योग 12 है। ठीक है, तो माना इकाई का अंक, अब मैं इकाई दहाई मानूंगा इसमें, माना इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। ठीक है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ठीक है, अच्छा उन्होंने बोला है इकाई का अंक x है, देखो इकाई का अंक x हो गया, दहाई का अंक y है तो दहाई का अंक y हो गया, यही तो है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने बोला इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, और दहाई के अंक में 10 से गुणा कर दो तो 10y प्लस x, ये तो जोड़े ही तो रहे थे, तो वही चीज है। तब संख्या क्या हो जाएगी, तब मूल संख्या जो थी हमारी पहले वाली, तो तब मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x।
होगी। ये हमारी पहले वाली संख्या है, ठीक है। अब हमने सवाल में बोला है कि अंकों का जो योग है वो कितना है, 12। अंकों का योग 12 है, यानी यही तो अंक थे, यानी y प्लस एक्स जो था, इन दोनों का अंकों का योग कितना है, 12। इसको ऐसी बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। अंकों का योग कितना है, 12, ठीक है। अब उन्होंने बोला है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, अंकों का स्थान बदल दिया जाए मतलब x को y यहाँ पे ले आओ, y को x यहाँ पे ले आओ, तो हमारी नई संख्या यही तो रहेगी, एक्स वाई, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या जाएगा, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदल रहा हूं मैं, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या, अंकों का स्थान बदल दिया मैंने, तब नई संख्या कितनी होगी, 10x प्लस वाई, ठीक है। पहले संख्या कौन सी थी, 10y प्लस एक्स, जब मैंने अंकों का स्थान बदल दिया, यानी इकाई का अंक ढाई के ले आया और ढाई का अंक इकाई के स्थान पे ले आया, तब उसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ठीक है। बस सवाल हो गया हमारा, इतना समझ गए तो सवाल हो गया, समझो। सवाल बोला है कि दी गई संख्या 18 अधिक है, अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाता है तो प्राप्त जो संख्या है मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी ये वाली संख्या इससे 18 अधिक है, ये तो बोला है उन्होंने, जो अंकों का स्थान बदल दोगे तो वो पुरानी वाली संख्या से 18 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा, 18। तो देखो प्रश्न अनुसार बिल्कुल ऐसे ही लिखना, आपको पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न अनुसार देखो ये वाली संख्या हमारी बाद में आई थी, ये 18 अधिक है, तो इसमें से मैं घटा दूंगा किसको, पुरानी वाली संख्या को, 10y प्लस एक्स को हटा दूंगा, कितना अधिक है, 18 अधिक है। सॉल्व कर लो, 10x प्लस वाई माइनस माइनस अंदर जाएगा, 10y माइनस एक्स बराबर 18। 10x में से ये वाला x गया, कितना बचेगा, 9x। y में से 10y गया, कितना बचेगा, माइनस का 9y बराबर 18। 9 कॉमन लेके काट देंगे, आंसर आ गया x माइनस वाई, आंसर में मतलब इक्वेशन आ गई x माइनस वाई बराबर 9, काट दिया मैंने कॉमन लेके उधर 18 को, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अच्छा x माइनस वाई बराबर 2 है, तो ये वाली इक्वेशन मैंने पहले बनाई थी कि अंकों का योग कितना है, 12, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो समीकरण 1 मेरी है y प्लस एक्स बराबर 12, ये कितनी है, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ रहा हूं ध्यान से, तो जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, तो y प्लस का ये वाला प्लस का ये माइनस का कट गए, तो x तो x कितने हो गए, 2x, और 12 और 2 कितने हो गए, 14, 2 से 14 कट गया 7 बार, यानी x का मान कितना आ गया, 7, और x का मान 7 आ गया, x का मान किसी में भी रख दो, उसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, तो y प्लस एक्स हमारा कितना था, 12, x का मान 7 रख दिया बराबर 12, तो y बराबर कितना आ गया, 7 उधर जाकर घट जाएगा 5, यानी x का मान 7 आया है, y का मान 5 आया है, तब संख्या, अच्छा उन्होंने नई संख्या पूछी पुरानी, ये चेक कर लेते हैं सवाल में। सवाल में बोला है कि तब संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मूल संख्या पूछ रहे हैं वो, मूल संख्या कितनी थी हमारी, 10y प्लस, मतलब मूल संख्या में हमारा इकाई का अंक x का, इकाई का अंक क्या था, x 7, और ढाई का अंक क्या हो जाएगा, y 75 मार्क क्या हो जाएगा आंसर। अगर हमसे नई संख्या पूछते तो नई संख्या में पलट दिया है, नई संख्या क्या होगी, वही बता देता हूं, नई संख्या हमारी हो जाएगी, नई संख्या में पलट दिया गया है तो 57 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान सवाल था, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमसे कहा गया है, आज का तीसरा सवाल, कि एक समीकरण दी हुई है, उस समीकरण के मूलों के जो व्युत्क्रम है उसका योगफल ज्ञात करना है। समीकरण क्या दिए, समीकरण दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर छोटा सवाल है, माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। उन्होंने बोला इसके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल बताओ, मूलों का योगफल नहीं, मूलों की व्युत्क्रम का, तो माना मूल, माना
माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है, हमने मूल मान लिए अल्फा व बीटा है, ठीक है। अच्छा अल्फा और बीटा है, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि इस समीकरण में मूलों का योगफल अगर मुझे निकालना है तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और मूलों को गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, वो क्या सूत्र होता है, सी अपॉन ए। दो सूत्र होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अच्छा बी अपॉन ए सी अपॉन ए ये क्या है, हम इसकी तुलना कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ये हमारा क्या है, ये हमारी द्विघात समीकरण है, इससे क्या कर देंगे तुलना। तो ए का मान कितना आया 1, देखो ए की जगह पे कौन है यहाँ पे 1, बी की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है, ध्यान देखो बी की जगह पे कौन है -7, -7, और सी की जगह पे कौन है, देखो ध्यान से सी की जगह पे कौन है 12, तो 12 लिख देंगे, यानी ए बी सी तीनों का मान पता है, इसमें रख देंगे हम। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया माइनस बी अपॉन ए, सूत्र में माइनस होता है, माइनस होता है, और बी का मान मेरा ऑलरेडी माइनस में है तो वो लिख दो -7 अपॉन ए कितना है मेरा 1, ठीक है। यहां से अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया 7, ठीक है। अल्फा बीटा जो कि मैंने बताया सी अपॉन ए होता है, सी कितना है मेरा, सी का मान कितना है 12, और ए हमारा कितना है, ए का मान 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अल्फा बीटा का मान 12 आ गया और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 7। अब बात करते हैं सवाल की, सवाल में बोला है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल बताओ, तो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल देखो ध्यान से, मूलों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो व्युत्क्रम क्या है, पहला वाला मूल मेरा क्या था अल्फा, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 1 अपॉन में कर दो उसे, सही, व्युत्क्रम का मतलब है 1 अपॉन में लिख दो संख्या को, वो उसका व्युत्क्रम होगा। तो पहला वाला मूल क्या था अल्फा, दूसरा वाला क्या होगा 1 अपॉन बीटा, इन दोनों का व्युत्क्रम का योगफल, इसको फाइंड करना है हमें, ये तो याद करना था, मूलों के व्युत्क्रम का योग हो गया इतना, देखो सॉल्व कर लो, इन दोनों का लासा अल्फा बीटा, और इधर क्या हो जाएगा ऊपर गुणा कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा, कैसे गुणा कर दी, क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा आएगा, उसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मान मैं पहले ज्ञात कर चाहूँ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखो ध्यान से 7, और अल्फा बीटा मान मैंने अभी निकाला कितना है 12, आंसर आ गया, सही है। मूलों के व्युत्क्रम का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो मूलों के व्युत्क्रम कर दिए मैंने, उनका योग किया, लासा लिया, तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आया, अल्फा बीटा नीचे आया, मान रख दिया, आंसर। कितना आसान सवाल था, बस तुम्हें याद क्या रखना है, ये फॉर्मूलाज, ठीक है। हमें मैथ में अच्छा स्कोर करना है ना, तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो फॉर्मूलाज है हमारे, उन पे बहुत विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो है हमारा समांतर श्रेणी से, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल बोला है के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी में है, ये बोला उन्होंने। k के किस मान के लिए, हमें k का कौन सा मान रखें कि हमारी ये तीनों संख्याएं क्या AP में हो जाए, मतलब समांतर श्रेणी में हो जाए, तो k का ऐसा कौन सा मान रखें, हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है कि समांतर श्रेणी जो होती है उसमें जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर मतलब इसको समझो ध्यान से, देखो ध्यान से समझना, ये हमारा एक समांतर श्रेणी है, 2 4 6 8 10, ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसमें ध्यान से देखो क्या खास बात है, इसका अंतर कितना है 2 का, 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 मतलब जो दो संख्याओं के बीच अंतर होता है, यानी सर्वांतर जो होता है वो हर जगह सेम होगा,
ठीक है, सर्वांतर जो होगा हर जगह सेम होगा, ये इसकी खास बात होती है, यानी डी का मान सब जगह सेम होगा। तो देखो ध्यान से, प्रथम दो पदों के लिए सर्वांतर, प्रथम दो पदों का सर्वांतर, प्रथम दो पदों का सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पिछला वाला पद घटा दो, ठीक है। प्रथम दो पदों का सर्वांतर क्या हो जाएगा? ध्यान देखो, तो 2k-1 जो हमारा दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटा दो, घटा रहा हूं, ध्यान देखो घटा दिया, k+9 को मैंने घटा रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना, ध्यान से समझना, ब्रैकेट जरूर लगाना। तो 2k-1 माइनस में जाएगा माइनस का k और माइनस का 9, ठीक है। अच्छा 2k में से k गया, कितना बचेगा? k, -1 और -9 कितना होगा? माइनस का 10, ठीक है। ये हमारा प्रथम दो पदों का यानी इसका और इसका सर्वांतर आ गया। अंतिम दो का निकाल लो, अंतिम दो जो पद है, अंतिम दो पदों का सर्वांतर, अंतिम दो पदों का सर्वांतर क्या हो जाएगा? फिर से वही बात, मतलब अंतिम वाले में से उससे पहले वाला घटा दो, तो 2k +7 में से घटा देंगे, घटाएंगे तो ब्रेक लगा दो, 2k-1, देखो 2k+7 माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2k और माइनस माइनस +1, देखो 2k माइनस का प्लस का 2k कट गया, नहीं कट गया? 7 और 1 कितना आ गया? 8, यानी ये वाला हमारा D1 सर्वांतर था, D1 लिख सकते हैं, सर्वांतर को D लिखते हैं, तो पहले सर्वांतर निकाला ये वाला तो D1, और ये वाला सर्वांतर कितना है? D2, क्योंकि समांतर श्रेणी में है ये, तो D1 बराबर D2, सर्वांतर जो होता है मैंने बताया हर जगह पे जो सर्वांतर होगा सेम होता है, तो यहां लिख दो, क्योंकि श्रेणी AP में है, AP में है तो D1 बराबर D2, ठीक है। D1 मेरा कितना आया था? k-10, पहला D1 मेरा कितना आया था? k-10, और D2 कितना आया था मेरा? 8, तो k का मान कितना आ गया? 10 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 18, कितना आसान सवाल था। k का मान कितना आ गया? 18, यानी मैं यहाँ पे 18 पुट करूंगा तो मेरी श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी में हो जाएगी। आसान सवाल था ना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, और आज की वीडियो को हमारा लास्ट सवाल जो है उसको करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और पूरे आपके 4 से 6 नंबर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सवाल देखो क्या है। सवाल में बोला है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई उनका अनुपात दिया है 3:4। लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है, शंकु ले रहे हैं, ठीक है। ये केंद्र हो गया इसका, ठीक है। ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या, और ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई h, और ये क्या होगी? हमारी r, ठीक है। उन्होंने बोला है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है? उनका अनुपात दिया है हमें 3:4, ठीक है। तो माना शंकु की त्रिज्या, देखो सिंपल बात है, अनुपात में जब भी दें, उन्होंने बोला 3:4 में है, ठीक है, यानी त्रिज्या 3 के अनुपात में है और ऊंचाई 4 के अनुपात में है, तो जब भी अनुपात में दे उसको x मान के लिख लो। तो शंकु की त्रिज्या कितनी मान लेंगे हम? 3x, ठीक है। शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? 3x, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होती है हमारी? h, वो कितनी मान लेंगे हम? 4x। शंकु की त्रिज्या 3x और ऊंचाई 4x, x मान के कर लेंगे, उसको 3x मान लिया, इसको 4x, ठीक है। आगे देखो सवाल में बोला है कि यदि इनका आयतन जो है, इसका आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया है तुम्हें, कितना दिया है? 301.44, 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन दिया हुआ है, ठीक है।
तो बोल रहे हैं शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो, हमें r का मान बताना है। शंकु की त्रिज्या कितनी है 3x, यानी r का मान निकालना है हमें। तो देखो शंकु का आयतन होता कितना है, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये कितना दिया 301.4। इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1/3 पाई, अच्छा पाई का मान रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, सवाल में तो एक लाइन और बढ़ जाएगी। पाई का मान कितना है हमारा 3.14, आर कितनी मानी मैंने 3x, तो 2 बार है आर स्क्वायर है, तो मैं लिख दूंगा 3x इंटू 3x, और h कितना माना मैंने ऊंचाई 4x, और ये कितना दिया है 301.44। ठीक है, ध्यान समझना। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से और नीचे भेज दे रहा हूं, और ये 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक है, ये 3.14 बटे में भेज दूंगा, और यहाँ पे कितना बचा 3 चौक 12, इसकी 3 की 4 गुणा हुई 12, x x x 3 बार है, गुणा कर दी x की पावर 3, और ये 301.44 यहाँ आ गया। इसको मैंने बटे में भेज दिया, क्यों भेज दिया, थोड़ा आसान हो जाएगा। वो 3.14, दशमलव बाद 2 संख्या इधर भी है, दशमलव बाद 2 संख्या इधर भी है, तो दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको काट रहा हूं 12 से, 12 से काट रहा हूं, ध्यान देना 12 से काट रहा हूं, 12 दूनी 24, 6 बचा 60, 61 हो गया, 12 पंजे 60, 1 बचा 14 हो गया, 12 एकम 12, 2 बचा 24 हो गया, 12 दूनी 24। ठीक है, और इधर कितना है 314, इसको काट लो 2 से, 2 से काटेंगे से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, इसे 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, तो ये हमारा x की पावर 3 कितना आ गया, यहाँ पे लिख ले रहा हूं 1256.157। ठीक है, अब ध्यान से देखो तुम, ये इससे कट जाएगा कितनी बार 7 के पीछे, देखो अगर मैं 8 से गुणा कर दूंगा 7 8 56 बनना है। देखो अब देखो 8 से गुणा कर देख लो, 8 7 56, 5 बचा, 8 5 40 और 5 45, 4 बचा, 8 8 और 4 12, पूरा पूरा कट रहा है 8 बार। ये कितनी बार कटा 8 बार, तो x की पावर 3 मेरा कितना आ गया 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्यूब हटाऊंगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा घनमूल, क्या चढ़ जाएगा घनमूल, और 8 का घनमूल क्या होता है 2, 8 को 2 3 बार कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 संख्या है तो 2 बार आ गया, x का मान कितना आ गया 2, x का मान 2 आ गया। हमसे पूछा है शंकु की त्रिज्या बताओ, शंकु की त्रिज्या कितनी आई 3 गुणा x का मान कितना है 2, यानी शंकु की त्रिज्या कितनी आई 6। आंसर यहाँ पे लाइन लिख सकते हो तुम, अतः शंकु की त्रिज्या कितनी होगी 3x, यानी 3 गुणा 2 बराबर 6। आंसर, तो शंकु की त्रिज्या कितनी आई 6, हमारा क्या आएगा आंसर। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, समझ आ गया, कितने आसान सवाल थे, 5 बेहतरीन सवाल हमने इतने कम समय में करे हैं, और ये सब सवाल ऐसे नहीं है कि कम आते हैं, हर साल इसमें कई सवाल आएंगे, मतलब इस टाइप का ही सवाल आएगा, बस आपके क्या है जो आपका डाटा दिया हुआ है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, यही सवाल आएगा। ठीक है, शंकु से सवाल जरूर आएगा, तो ये सवाल आएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत डाटा चेंज हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल करा रहे हैं, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, वही सवाल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।